अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आवाज़, आ रही है? जी सर। जी आ रही है रिकॉर्डिंग। हैं? रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आवाज़? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। आ रही है। अच्छा, देखिए आज का टॉपिक जो है वो फैटी लिवर पे है। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि फैटी लिवर होता क्या है, ठीक है ना? एक तो इसकी डेफिनेशन है, क्या है? फैटी डिपॉजिशन इन द फैट लिवर पैरेन्काइमा इज कॉल्ड फैटी लिवर, ठीक है ना? आप इसकी कॉज टाइप्स हैं इसकी, कितने टाइप का होता है ये? एक अल्कोहलिक होता है, एक नॉन नॉन अल्कोहलिक होता है, ठीक है ना? आप इसके कॉजेज हैं, कॉज के अंदर इनकी ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया और हाइपरलिपिडेमिया में हो गया, इसकी वजह से ये हो सकता है, और ओबिसिटी हो सकता है, ठीक है ना? 3-4 कॉमन कॉजेज है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? तो नॉन अल्कोहलिक की तो कॉजेज ये हो गए। अब इसकी टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहला 5 टाइप्स का होता है, ये स्टेज 5 होते हैं इसके। बस सिम्टम्स क्या क्या हो सकती है इसकी? हाँ एक जी। तो ये होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, लॉस ऑफ वेट हो सकता है, ठीक है ना? एब्डोमिनल पेन हो सकता है उसको, पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है आगे जाके, ठीक है ना? और पेन स्टूल हो सकता है साथ में, ठीक है? और इसके साथ साथ इसके टेस्ट हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम लेफ्ट के हवाले से जो जो लीवर एंजाइम्स हैं हम उसको देख लेंगे, एएलटी और एएसटी को देख लेंगे हम, ठीक है ना? और इसी तरह आप मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से हम देखें तो इसके अंदर पायोजल का रोल है, पायोजल दी जाती है इसके अंदर, और विटामिन ई का है, ठीक है ना? अब इसकी मॉडिफिकेशन हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर किसी को फैटी लिवर हो जाए तो मैडम इसके बारे में बताएंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है? बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक फैटी लिवर है। जिस तरह सर ने बताया कि फैटी लिवर हमारे पास इसके नाम से ही पता चल रहा है हमारे जिगर पे चर्बी है। जिस तरह सर ने बताया 2 किस्म के होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ये एक खामोश बीमारी है, यानी एक साइलेंट बीमारी है जिसे हमें सिम्टम्स यूजुअली फर्स्ट में हमारे पास नुमायाँ नहीं हो रहे होते। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स फ्रॉम 2000 टू 2008 तक ये 34 टू 40% था इन एशिया, लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग सर्वे के हिसाब से जो है ये 50% हो गया। ये जो ओवरवेट सबसे पहला मेजर कॉज इसका है कि ओवरवेट है। अब एक कोई बंदा ओवरवेट है या सेंट्रल ओबेसिटी है जिसमें हमारे यूजुअली अराउंड द एब्डोमेन हमारा फैट जो है वो अक्यूमुलेट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसका जो है वो फैटी लिवर का शिकार होता है वो पर्सन। अब इसकी सर ने जिस तरह बताया स्टेजेस हैं कि इन्फ्लेमेशन होता है, आफ्टर उसको अगर हमने लेफ्ट ओवर कर दिया ग्रेड 1 ग्रेड 2, उसके बाद एट द एंड वो ऑर्गन फेलियर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड होती है। अच्छा, फर्स्ट स्टेज हमारे पास इसकी आती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी सूजिश होना। अगर ये हमारे जिगर में 5 से 10% एक चर्बी आ रही है उसके सेल्स में, तो हमारी जो जिगर है वो एक कीमियाई फैक्ट्री कहलाता है, यानी कि हर किस्म के उसमें एंजाइम्स या हार्मोन रिलीज होते हैं फॉर केमिकल फंक्शंस इन द बॉडी और फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। लेकिन जैसे ही उसकी रोज़मर्रा की उसमें उस पर एक्स्ट्रा फैट जो डिपॉजिट हो जाता है तो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, उसके नॉर्मल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब जो एक्स्ट्रा बर्डन आ गया आफ्टर दैट उसमें इन्फ्लेमेशन, जो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, सीआरपी होता है और एएलटी एएसटी होता है, वो इन रिस्पॉन्स टू दैट इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाते हैं। जो उसके सेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं वो उसमें आफ्टर वो फैटी एसिड्स जो चर्बी जमा होती है हमारी, वो आपस में रिएक्ट होकर फैटी लिवर फैटी एसिड हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन रिस्पॉन्स टू दैट बॉडी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करती है ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन को वो रिड्यूस कर सके। अच्छा, जब हमारी बॉडी में सूजिश, ये एक हद तक तो सही है, लेकिन अगर हम इसको निगलेक्ट कर देंगे या अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो ये जो है वो हमारे पास बढ़ता जाएगा। जो सर का स्कारिंग हो जाती है यानी फिब्रोसिस हो जाती है, सिरोसिस, एट द एंड जो है वो हमारा लिवर डैमेज हो जाता है। अच्छा, लिवर की एक खासियत ये भी है कि वो रीजनरेटिव प्रॉपर्टी होती है उसकी, कि अगर हम इसका इतना सा भी उसको बचाव है, अगर 10% भी वो फंक्शनिंग है, तो अगर उसको हेल्दी रखें हम, तो डाइट अच्छी हो, हमारा इंटेक अच्छा हो, तो वो उसके जो फंक्शंस होते हैं वो खुद रीस्टोर हो सकते हैं नॉर्मली। अच्छा, इसके लिए हमारे पास हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारी डाइट में अगर हम ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा वेट कम होना चाहिए। जितना अच्छा वेट कम होगा उतना हमारी जो है वो ये है कि हम उसको फर्दर स्टेजेस की प्रोग्रेशन से हम उसको रिवर्स बैक ले सकते हैं। इसके लिए डाइट आती है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट।
इसका इन डाइट का बेसिक मकसद ये होता है कि हम अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स बाहर से प्रोवाइड करें और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जो है वो बॉडी को नॉर्मली आउटसाइड का फूड्स के थ्रू प्रोवाइड करें, तो जो इटसेल्फ उसकी जो बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाए अगर हम उसे डाइट से लेंगे। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अगर मैं ओवरवेट हूँ तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मेरे लिवर पर जो है वो एक्सेस फैट एक्यूमुलेट होगा। अगर एक पर्सन ओवरवेट नहीं है, वो अंडर लीन कैटेगरी में आता है या अंडर वेट की कैटेगरी में आता है, तो ये कंसिडर नहीं कर सकते हम कि वो फैटी लिवर उसको नहीं हो सकता। वो एज एन केस साइलेंट है, एसिम्टोमेटिक है। आफ्टर प्रोग्रेशन उसे पता चलेगा जब उसे पेन वगैरह फील होगा या वॉमिट वगैरह फील होगी, तो इसकी जो है वो आफ्टर, तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं मोटी हूँ या अगर मैं ओवरवेट हूँ तो ही मुझे फैटी लिवर होगा। अगर मैं लीन या अंडर वेट हूँ तो भी मेरे जिगर पर चर्बी हो सकती है। तो इसके लिए हम बेसिकली जो है वो टेस्ट, सर ने बताया कि टेस्ट होते हैं डायग्नोसिस के लिए, या अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, सिटी स्कैन वगैरह लिवर का, उससे हमें डायग्नोस हो जाता है। अच्छा, अब रही बात डाइट की, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट प्रोवाइड करें। हमारे पास 2 विटामिन ऐसे हैं जो नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट कंसिडर किए जाते हैं। एक विटामिन सी है और एक विटामिन ई है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब हमारे पास फूड सोर्सेज हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो विटामिन सी और विटामिन ई में रिच हो। विटामिन सी हमारे पास आ जाता है बेरीज। बेरीज की एक क्लासिफिकेशन है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो कंसिडर की जाती है। उसमें एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो हमारी बॉडी में सूजश को कम करता है। इसके अलावा बेरीज की जितनी भी क्लासेस हो गई हमारे पास, ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, रेसबेरीज हैं, चेरीज़ हैं, फालसा आजकल सीज़न में, वो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के इसमें इंक्लूड होंगे। सेकंड हमारे पास ग्रेप फ्रूट है और प्लम्स हैं, जामुन जो होते हैं, एप्पल्स हैं। ये हमारे पास फ्रूट के सोर्सेज हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के कैटेगरी में आते हैं। सेकंड हमारे पास डार्क ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद है, मैग्नीशियम और फॉलेट मौजूद है। तो वो जो 2 चीज़ें हमारे पास सीआरपी और होमोसिस्टीन को लो करने में हेल्प करता है, जो इन्फ्लेमेशन को बॉडी में इंक्रीज़ कर देता है। तो हमारे पास कोशिश होनी चाहिए कि हम डार्क ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स का इंटेक करें अपनी डाइट में। अब जैसे स्पिनच वगैरह है, हम कोशिश हो सकती है कि हम उसका सूप बना के ले लें। एज एन सूप जो है वो पालक का सूप, सिल्टर विद हल्दी वगैरह डाल के, गार्लिक वगैरह डाल के। अच्छा, सेकंड ये है कि क्यूरिसिफेरस वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी क्लास में हमारे पास आ जाते हैं, कैबेज आ जाती है, ब्रोकली आ जाता है, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी आ जाता है। उनकी डाइट में ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं फूड्स होते हैं, वो कोशिश करनी चाहिए उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो। उसके अलावा जो विटामिन ई रिच होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं नट्स एंड सीड्स, जिसमें हमारे पास जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं, सूरजमुखी के बीज होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, वो रिच होते हैं विटामिन ई में। तो कोशिश करनी चाहिए उसका इंटेक हमारी डाइट में ज़्यादा हो। उसके अलावा एलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, ये डाइट में इंक्लूड ज़्यादा हो। और अच्छा, नट्स का इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि उसे ओवरनाइट सोक किया जाए फॉर मोर बायोबिलिटी। हमारी बॉडी में उसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है एज़ कम्पेयर टू हम उसे जो बगैर सोक किए हुए लेते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस ऐसे हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहले स्पाइसेस में आ जाता है हल्दी। हल्दी हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक का इफेक्ट कॉज करती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारी डाइट में हल्दी हो। हल्दी की एज एन फॉर्म ये है कि हम नॉर्मली खानों में तो हल्दी डाल रहे होते हैं, लेकिन एज एन रॉ जो हमारे पास फ्रेश हल्दी आती है, पाउडर वाली नहीं, जो फ्रेश हल्दी मिलती है, उसको रॉ भी हम जो है वो एज एन मिल्क के फॉर्म में भी ले सकते हैं, जो कि गोल्डन मिल्क कहलाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मिल्क के नाम से जो है वो इसको डाइट में कंसिडर किया जाता है, इसका नेम होता है गोल्डन मिल्क। वो हमारे पास हेल्प करता है एंटी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। उसके अलावा हमारे पास गार्लिक है, लहसुन अदरक है। जो लहसुन अदरक का जो हम यूजुअली पेस्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो यूजुअली हम लोग आपस में सॉल्ट वगैरह डाल के, प्रिजर्वेटिव डाल के बना रहे होते हैं, लेकिन रॉ फॉर्म में अगर हम उसे यूज़ करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू पेस्ट फॉर्म। तो गार्लिक है, लहसुन है, उसका इस्तेमाल है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो अपनी डाइट में नॉर्मल अगर हम सैलड के फॉर्म में यूज़ कर लें या कुकिंग के फॉर्म में यूज़ कर लें, वो हमारी अपनी चॉइस होगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जो लिवर के फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है ग्रीन टी आ जाती है, ब्लैक कॉफ़ी आ जाती है और बोन ब्रॉथ आ जाता है, जो हम लोग यखनी के कंसिडर करते हैं। यखनी इसको हमारी कोशिश होनी चाहिए हम यखनी अपनी अगर प्रिपेयर करें तो उसमें लिटिल बिट ऑफ प्याज वगैरह डाल के, और बोन पार्ट ऑफ मीट है, वेदर इट्स मटन का हो या मुर्गी का हो, इट्स अप टू यू, जो भी उसके पेशेंट के लिए कन्वीनियंट है या वो इजीली उसके पास अवेलेबल है।
तो वो हो सकता है, उसमें हम जो है वो अनियन सौते कर सकते हैं, अदरक लहसुन डाल के, थोड़ा सा ज़ीरा होता है, क्यूमिन सीड इज़ ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, तो ज़ीरा थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर वगैरह डाल के उसको हम जो है वो 3 to 4 आवर्स तक कुकिंग के लिए छोड़ दें, ताकि उसके अंदर से जो जितने भी हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन और दूसरा है ग्लाइसिन, ये दो ऐसे हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कहलाते हैं, वो बोन ब्रॉथ के ज़रिए हमारी बॉडी में जो है वो ऐड किए जा सकते हैं अगर हम उसे ले लें। अच्छा, जितनी भी ब्लैक कॉफ़ी है, ग्रीन टी है या बोन ब्रॉथ है, कोशिश करनी चाहिए हमें अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ना लें हम, या रात में सोने से पहले ना लें, क्योंकि हमारी बॉडी जब हम सो के उठते हैं, अच्छा एक तो आजकल जो है वो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस रील है कि एप्पल साइडर विनेगर और लेमन जूस लें आप अपना लिवर फैट को रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, काफ़ी हद तक लेमन भी हमारे पास फ़ैट को रिड्यूस करता है, ब्लैक कॉफ़ी भी फ़ैट को रिड्यूस करती है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अर्ली मॉर्निंग यूजुअली लोग यही रिकमेंड कर रहे होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग लेनी है, अर्ली मॉर्निंग नहीं लेनी चाहिए, इसको लेनी चाहिए आफ्टर मील्स लें, या अगर हमारे पास स्नैक्स के ऑप्शन में आ रहे हैं तब लें। इसका रीज़न ये है कि जब हम सो के उठते हैं या रात में सो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी एसिडिक रीजन में होती है, एसिडिक कंसनट्रेशन उसकी ज़्यादा हो रही होती है। तो जब हम ब्रेकफास्ट अपना खाने से पहले ब्लैक कॉफ़ी या जो है वो ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं, ग्रीन टी वगैरह, तो वो एसिडिक कंसनट्रेशन को और इंक्रीज़ करके एसिड रिफ्लक्स कॉज करती है, जो हमारे पास हार्ट बर्न या स्टमक में अल्सर वगैरह को प्रमोट करता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है वो चीज़ों को लें, लेकिन सही टाइम पे लें। इसके अलावा ये एप्पल साइडर विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गए, ये भी हमारे पास एसिडिक है, एसिडिक है, हमारी बॉडी इटसेल्फ जब एसिडिक में जाएगी तो हम एसिडिक और बढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए हम पहले उसको अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लें, अपनी जो है वो एसिड कंसनट्रेशन हमारी बैलेंस्ड हो जाए एल्कलाइन फूड से, उसके बाद हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम स्नैक या दोपहर के खाने के बाद जो हम ये ड्रिंक बना के ले लें। अच्छा, लेमन जूस जो कहते हैं या लेमन ड्रिंक कहते हैं, कि लेमन ड्रिंक लेनी चाहिए फॉर फैट रिडक्शन इन लिवर फैट रिडक्शन। अच्छा, लेमन वाटर और लेमन जूस को इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि जो है वो हमारे पास जो हमारी बोन्स हैं, लेमन जो है वो एसिडिक कंसनट्रेशन है, पहला रीज़न ये। सेकंड ये है कि हमारे बोन्स में जितना कैल्शियम वगैरह है वो उस सबको खारिज करता है, तो हमारी बोन्स जॉइंट प्रॉब्लम होने लगती हैं, जो हम लोग लेमन वाटर फॉर फैट रिडक्शन के लिए ले रहे होते हैं, या आपका जो है वो अगर हम ओबीस हैं या ओवर वेट है, हमें फ़ैट रिड्यूस करना है, तो हम ये करते हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे रील में, लोग वही चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हम जो है वो क्यों नहीं लेना है हमें, तो आगे जाके जॉइंट्स के इशू का कॉज हो सकता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए लेमन को हम खाली पानी में नहीं लें, अर्ली मॉर्निंग नहीं लें, हमें ऐड करना है, हमें अपना जो है वो मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है, तो हम एज इन सैलड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं कि आपने अपने खाने के ऊपर डाल दिया, अपने सैलड के ऊपर डाल दिया, तो जो खाने के अंदर हमारे पास बेसिकली अल्कलाइन चीज़ें भी मौजूद हैं, सब्जियां वगैरह मौजूद हैं, तो वो उसके एसिड को बेसिक को कंसनट्रेशन को न्यूट्रलाइज कर देती है, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं रहता। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है दो मेथड है फास्टिंग के मेथड, कि हमारे पास इंटरमीडिएट फास्टिंग भी इसके लिए जो है वो रिकमेंड की जाती है कि आपने अपने बॉडी को जो है वो रेस्ट मोड पे रखना है। जब हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे होती है, यानी फास्टिंग हम बाहर से कुछ नहीं खा रहे होते, तो हमारी बॉडी जो है वो एक्सेस फैट जो स्टोर होता है उसको हमारे पास जो है वो एज एन एनर्जी के तौर पर यूटिलाइज करती है। उसके लिए हमारे पास दो विंडो होती हैं, एक होती है 16/8 आवर की विंडो, और एक होती है हमारे पास 5 डे इन अ वीक, जो है वो हम नॉर्मल खाएं पिएँ और 2 दिन हम रोज़ा रखें, जो सुन्नत में भी है, मंडे थर्सडे का रोज़ा होता है। तो इससे हमारी बॉडी ना रेस्ट फॉर्म में चली जाती है, तो जितना स्टोर फैट है वो उसको यूटिलाइज कर देती है, तो जो हमारी चर्बी बननी भी होती है वो उसको यूज़ होना शुरू हो जाती है और हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। जब हम इस तरह बॉडी को रेस्टिंग मोड पे नहीं डालते, इसी तरह रमज़ान के रोज़े भी अल्लाह ताला ने रखे हैं ताकि हमारी बॉडी ना रेस्ट में आ जाए और जितनी हमारे पास एक्सेस चर्बी वगैरह है वो एज एन फॉर्म यूटिलाइज हो जाए। सेकेंड ये कि जब हम अपनी बॉडी को रेस्ट पे नहीं रख रहे होते हैं और हमारा इनटेक डाइटरी इनटेक हो रहा होता है, तो वो एक्सेस उसको यूटिलाइज करने का मौका नहीं मिल रहा होता, हम बाहर से दे रहे होते हैं, वो एनर्जी के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, तो उसको स्टोर करने का या स्टोर फैट यूज़ होने का मौका नहीं मिलता। तो हमारे पास दो विंडो होती है 16/18 आवर की, जिसमें यानी 16 आवर्स की फास्टिंग होती है और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो होती है, जिसमें हम जो है वो 2-2, 3-3 घंटे के वक्फे से हमारा इनटेक अच्छा हो, और इसमें हमारी कोशिश हो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी रिच फूड्स का इनटेक हो। सूप, हम वेजिटेबल सूप है, पालक का सूप वगैरह ले सकते हैं, या यखनी वगैरह ले सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग ऑफ जो भी स्टोर फैट है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास दूसरी है 5 डेज़ इन अ वीक खाएँ हम और 2 दिन हम रोज़ा जैसे रेस्ट पे छोड़ें, जो कि सुन्नत में रोज़ा है, मंडे थर्सडे आप जो है वो रोज़ा रख लें और 5 दिन जो है हम खा लें। जो भी ये नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है, वो उसके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो ये मेथड तो वो यूज़ कर सकता है क्योंकि उसके पास तो वैसे ही रिसोर्सेज नहीं है।
तो एक हेल्दी मेथड है कि जितना उसको स्टोर फैट है वो उसको यूज़ करने में उसकी हेल्प करेगा। अच्छा, सेकंड दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो ओवरवेट होते हैं वो तो हमें पता चल गया कि ये ओवरवेट है, उनको वेट रिड्यूस करना है। लेकिन जो ओवरवेट नहीं है, जो लीन है या जो अंडरवेट है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज़ है और ये ग़िज़ाई बीमारी है। इसको हम अपनी डाइट से रिवर्स बैक कर सकते हैं अगर हम इसको निग्लेक्ट ना करें, वरना एट द एंड जो है वो लिवर फेलियर और लिवर कैंसर में डेवलप हो जाएगा। ठीक है सर। क्रैनबेरी का कोई रोल है इसमें? बिल्कुल क्रैनबेरी का रोल है। क्रैनबेरी भी रिच है विटामिन में, लेकिन ये नॉर्मली आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। क्रैनबेरी एज इन फॉर्म शाशे हम ले सकते हैं, लेकिन वो शुगर फ्री हो तो बेस्ट है। अच्छा, कुछ ऐसी ड्रिंक है, सर ने बताया जिसमें मुझे याद आया कि कुछ ऐसी ड्रिंक है जो हमारे पास एक्सेस शुगर में होती हैं, तो कोशिश किया शुगर फ्री है, क्योंकि जितना भी हम शुगर या फ्रूट जूसेस ले रहे हैं या शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं वो एट द एंड हमारी बॉडी में जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है वो यूज़ होगी। एक्चुअली क्रैब साइकिल जो है आपका वो हो जाएगा और ग्लाइकोजेनेसिस बनना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल, इसकी वजह ऐसे से ही। वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट्स के फैट अंदर। में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा फैट। तो कोशिश करें फ्रूट्स लें क्योंकि उसमें फाइबर ऐड है, लेकिन एज कम्पेयर टू फ्रूट जूसेस। इसी एग्जांपल एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे हम फ्रूट लेते हैं, कोई भी फ्रूट लेते हैं, मैंने अगर एप्पल लिया तो मैं एक एप्पल खा के अपने आप को फुल फील करूँगी। अगर मैं एक सेब का जूस लेती हूँ तो 5 से 6 सेब जो है वो उसमें यूज़ हो जाते हैं एक ग्लास में। तो एट द एंड उसमें शुगर होती है, फाइबर नहीं होता, तो कम्प्लीटली हमारे पास फ्रक्टोज हो रहा होता है इसमें जाके, जो कि एट द एंड हमारी रिक्वायरमेंट, एक पर्सन की रिक्वायरमेंट 6 टीस्पून अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि 6 टीस्पून शुगर की रिक्वायरमेंट है। वो एडिटिव अगर आपने ऐड करना है या कुछ भी आपकी चॉइस है, लेकिन उसमें 10 to 12 टेबल स्पून जितनी शुगर हो जाती है, जो हमारे पास एक्सेस को यूज़ नहीं है तो वो स्टोर हो जाएगी। तो अगर हमें लेना है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि फ्रूट लें क्योंकि उसमें फाइबर भी मौजूद है एज़ कम्पेयर टू फ्रूट जूसेस। और एक में ये कि उसकी क्वांटिटी की भी डिपेंड करता है कि एक में मैं फुलफिल हो जाऊंगी, अगर मैं एक ग्लास लूँगी तो उसमें 5 से 6 यूज़ हो रहे हैं, तो ये हो सकता है। और सेकंड ये कि हमारे पास जितने भी डीप फ्राइड फूड है और उसके अलावा प्रोसेस फूड्स है, सेकंड और थर्ड हमारे पास स्मोकिंग का रीज़न है जो हमारे पास जो है वो इसको फैटी लिवर को कॉज करता है। अच्छा। ये तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर था, ये डाइट के थ्रू होता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर है जो कि हमारे पास अल्कोहल की कंजप्शन से होता है, तो हमारी कोशिश नहीं इसमें हम अल्कोहल का रेड रिडक्शन। मीट ले सकते हैं हम? रेड मीट, जी, रेड मीट ले सकते हैं? रेड मीट नहीं, बिल्कुल नहीं। आप रेड मीट ये ले सकते हैं कि मटन अगर आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लेना है, अब बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ जानबूझ के सकते पूछ रहा हूँ। क्योंकि रेड मीट इज़ अ बेसिक बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। हमारे पास बायो अवेलेबल आयरन है, तो हम कम्प्लीटली उसको स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हफ्ते में ये कि एक दो दफ़ा ले लें, और जो है जो कम चर्बी वाला हो, जैसे पट्टों का गोश्त है, रान का गोश्त है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें जैसे हम सुनते आ ये रहे है तो हैं, फिर हम जो है वो इसकी बेस्ट रीज़न ये है कि हम अगर हमें आयरन नहीं ले नहीं सकते, हमारे पास प्लांट सोर्सेज हैं कि हम किशमिश वगैरह का इस्तेमाल करें। इसमें ऑल्टरनेटिव हमें एट द डिपेंड हमें निकालना पड़ता है। जैसे अभी इन्होंने रेड मीट की बात की है, रेड मीट की बात की है, तो हमारे जो हम सुनते आ रहे हैं इसमें फिश लिवर ऑयल का या फिश का बहुत रोल है, बिल्कुल जो ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा है। फिश जो है वो हमारे पास जैसे जैसे हमने विटामिन ई की बात की है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, बिल्कुल हाँ, ऐसा तो ही है। उसमें जो है फिश का रोल है, स्पेशली जैसे आपने बताया ना, जितनी भी अगर हाई स्टार्च फूड लेंगे तो वो डेफिनेटली कन्वर्ट होना है उसको फैटी लिवर में। तो फैटी लिवर में ज़रूरी नहीं कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ हो, तो फैटी लिवर का जो कंसेप्ट है स्पेशली डायबिटीज़ और दूसरी चीज़ों में यही है कि हाई स्टार्च फूड पे ना जाएं, और जो आपने जो बात की उस डाइट में उन चीज़ों को कंट्रोल करें। और इसमें बेसिक जो है ना, जो फ़िश है, आप उसको जो अपना कवर जो है फ़िश, या अगर चिकन भी है लेकिन फ़िश ज़्यादा है, इसमें चूँकि ओमेगा अगर अब लिवर ऑयल हो गया। जी 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 बिल्कुल है, इसका गोल है फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है। अगर आपने हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर जैसे किसी को एक वीकनेस नहीं है, क्योंकि टू मच फाइबर जो है वो डायरिया कॉज करेगा, तो अगर पहले एक्सेप्टेंस होती है बॉडी की कि हमें एक चीज़ को पहले एक्सेप्टेंस को लेके आना है बॉडी को, तो हम एक दिन छोड़ के एक दिन उसको एक्सेप्टेबल पे रेंज पे आए। लेकिन अगर हमारा लगता है कि जो है वो सेट है, हम बिल्कुल हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, तो हम उसकी डोज इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, how much walk and how many days a week walk is essential for a non-fatty liver? अकॉर्डिंग नॉन फैटी लिवर, हाँ, मतलब फैट ना हो। देखें वॉक जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 5 डेज इन अ वीक जो है वो रिकमेंडेड फॉर 30 मिनट्स। कोई हैवी इंटेंस एक्सरसाइजेज नहीं है कि हमें जिम जाना ही ज़रूरी है। 30 मिनट्स डेली वॉक बेस्ट है फॉर रिड्यूसिंग वेट। 150 मिनट्स जो है वो पूरे वीक में हो जाते हैं। रोल का कोई रोल है इसमें? सर अगर हम इसे हेल्दी तरीके से बनाएं तो बिल्कुल हम जो है वो उसको खा सकते हैं। अगर हम इसकी जगह वाइट फ्लावर की जगह अगर हम मैदे का इस्तेमाल वो होल व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल करें,
अगर हम सर करने चाहें तो बहुत चेंजेस कर सकते हैं हम उसमें, और उसको एज एन के टेस्टी भी बना सकते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? सर अगर बिल्कुल एट द एंड स्टेज है कि वो डिपेंड करता है कि केस पे, कि अगर उसमें इतनी 10 to 20% भी अगर लिवर फंक्शन जो है वो चल हो रहा है, क्योंकि लिवर के पास इटसेल्फ इतनी पावर है कि वो रीजेनरेट हो सकता है। तो ट्रांसप्लांट में अगर हम छोटा सा पार्ट भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो रीजेनरेट हो जाएगा इटसेल्फ। तो अगर हम उसको हेल्दी रखें, शर्त ये नहीं चाहिए कि हमारा इंटेक अच्छा हो, बिल्कुल भी जो है वो फिर हम उसकी गुंजाइश नहीं रख सकते कि हम ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी, तो हम जो है वो उसको रिकवर कर सकते हैं। अच्छा समर, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो तो सारे लो सोशियो इकोनॉमिक वाले सारे लोग आ रहे होते हैं, राइट? अच्छा, अब उनका जो बेसिकली तेल का इस्तेमाल होता है वो तो जो गंदे चर्बी से और ये तेल निकालते हैं, और यूजली उनका फैटी लिवर आता है, बिकॉज हम बहुत सारे मरीज़ों का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें होता है फैटी लिवर। तो अब इस सूरत में हम उनको क्या रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो आते ही सारे इस किस्म के मरीज़ हैं। सही है। अच्छा देखें, अब पेशेंट लो सोशियो इनकम का है, लेकिन हम पहले उससे पहले पूछेंगे कि वो क्या चीज़ है। अब नॉर्मली जितने भी तेल हैं, जितना भी अच्छा तेल होगा, वो एक हमारे पास ज़्यादा कैलोरीज अगर हम हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम उन्हें ये तो कह सकते हैं कि आपका इस्तेमाल कम कर लें। आप जितना कम तेल में बनाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो है वो वाइट फ्लावर का यूज़ हो रहा होता है या फाइन आटे का यूज़ कर रहे होते हैं जितने भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को फर्दर ट्रिगर कर रहा होता है। तो हमारी कोशिश है हम उनसे कहें कि भाई चक्की का आटा ले लें या लाल आटा ले लें भूसी डलवा कर, तो ये कि फाइबर तो हमारे बॉडी में जा रहा है। उसके अलावा रोस्टेड चना है जो सस्ते हैं। सेकंड ये कि अगर वो मछली अवॉइड नहीं कर सक रहा तो फ्लैक्स सीड्स उसका बेसिक ऑल्टरनेटिव है, ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड, जो कि बहुत सस्ते हैं। अगर हमें यूज़ कर रहे हैं एज एन ओमेगा 3 फैटी एसिड किस पे जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, हम उसे जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। वॉक हर बंदा कर सकता है, वो हम रिड्यूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमें थोड़े बहुत जो है वो उनको काउंसिल करना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम से जो है वो एग्री नहीं हो जाते किसी चीज़ के लिए। तो थोड़ा बहुत उनको जो है वो रेडी करना पड़ता है। जो चीज़ें वो अफोर्ड कर रहे हैं उसमें से हम उनको अल्टरनेटिव बता सकते हैं कि ये कर सकते हैं। अब जैसे चिकन है, चिकन तो अवॉइड कर सकते हैं, या सब्जियों का सूप है, पालक है, ये अगर थोड़ा बहुत अनियन है, अनियन जो है वो भी इन्फ्लेमेटरी है, अनियन जीरा वगैरह का वो पानी पी बना के वो भी सही बात है। रॉ फॉर्म में ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन आपने हाई हीट पे कुक नहीं, बॉइल्ड फॉर्म में भी इटसेल्फ कर बॉइल में कर सकते हैं, लेकिन अनटिल और अनलेस पेशेंट जो है वो किडनी का जो है उसको इशू ना। और सिंपल अगर पालक उसकी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है तो अनियन और हल्दी बेस्ट है उसका सूप भी। सर बिल्कुल आपके हर किस्म की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो वॉक है। अगर आपको वॉक नहीं हो सकती तो फिर आप कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके जो है कितना अफोर्डेबल है और कौन सी आपकी जो है वो पैटर्न सूट करता है। ये और कंट्रीब्यूट करेगा सर। अच्छा, आजकल एक डाइट चल रही है ओमैड डाइट, 1 meal a day डाइट, उसका कितना सिग्निफिकेंस है फैटी लिवर को कम करने में? अच्छा, OMD डाइट, 1 मील अ डे डाइट, ये स्पेशल डाइट है, ठीक है। अगर मैं एक एशियन हूँ ना, मैं 10 से 15 दिन तक एक खाने पे खा सकती हूँ, एक खाना एक दिन में एक मील खा सकती हूँ, लेकिन 15 दिन बाद मैं नहीं खा सकती, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन है कि मैं रोटी चावल छोड़ ही नहीं सकती। कभी अगर मैंने 15 दिन बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया और एक खाना खाया तो मैं खा लूँगी, लेकिन 15 दिन बाद मेरी बॉडी मुझे डिमांड करेगी और मैं बिंज ईट पे चली जाऊँगी, यानी उससे डबल खाना शुरू कर दूँगी। तो हमें ऐसी डाइट या ऐसे पैटर्न को, ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए जो हम लॉन्ग रन तक उसको लेके चलें, एज़ कम्पेयर टू क्विक और जो करंट रिजल्ट के लिए। राइस बिल्कुल सर, कार्ब्स हैं, अगर हम ब्राउन राइस अगर अफोर्ड कर सक रहे हैं तो हम ब्राउन राइस ले लें, वरना फिर बॉइल्ड राइस यूज़ करें और उसे जो है वो स्टार्च जितना अच्छा हो सके उतना रिमूव कर लें। सर डॉक्टर फ़हीम कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, मैं वहाँ आ जाऊँ। मैंने कहा कि समर माइक छोड़ नहीं रही है। नहीं सर आज अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सारे लोग? मैं सबसे पहले तो समर का और हमारी CEB टीम है और आप तमाम डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये नहीं अंदाज़ा था कि इतनी ज़्यादा क्वेश्चन सेशन इतना लंबा हो। दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट। एक बात बताऊँ, इस बात का ख्याल यूँ आया कि हम जैसे फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं,
उसको हिपोक्रेट कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेज है तब कह के दिया है और आज तक वैलिड है, दैट इज फूड एज अ मेडिसिन। खुराक जो है दैट इज अ मेडिसिन। और आप इस्लाम कंट्री चले जाए, साउथ एशिया चले जाए, तो वहाँ पर तमाम घरों के बैकयार्ड में आप उनका मेडिकल स्टोर है, यानी कि वो ऐसे प्लांट और ऐसी चीज़ें वो लाते हैं जिसके ज़रिए वो अपने आप को डील कर रहे हैं। डाइट की इम्पोर्टेंस में बहुत दफ़ा इंडिविजुअली बता चुका हूँ। इस वक्त की दुनिया में इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द कन्वेंशनल मेडिसिन को ब्लेंड करना है फंक्शनल मेडिसिन के साथ, और यही कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छी बात आई कि रिगार्डिंग द फास्टिंग, मैं बताऊँ 2016 में एक शख्स को नोबेल प्राइज़ मिलता है, 2016 में एक शख्स को नोबेल प्राइज़ मिलता है, उसका नाम है ओशी नूरी। आप लोग AI में जाती है, गूगल कर सकते हैं। 2016 में जो उसको इनाम मिलता है नोबेल प्राइज़, किसी रिसर्च पे नहीं मिलता, किसी चीज़ की इन्वेंशन पे नहीं मिलता। यू विल बी सरप्राइज टू नो उसको जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है इस बात पे दिया जाता है कि वो कैंसर और लिवर डिजीज़ का इलाज ढूंढता है थ्रू मेडिसिन एंड फास्टिंग। मेडिसिन के ज़रिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए वो इस बात को साबित करता है, और उस साबित की बुनियाद पर उसको नोबेल प्राइज़ 2016 में दिया जाता है, ओशी नूरी, जिसको हम मेडिकल टर्म में ऑटोफेगी कहते हैं, यानी कि फास्टिंग करके। आजकल एक शख्स इंडियन एक्टर है तो बहुत मशहूर, नॉट एक्टर, डायरेक्टर, करण जौहर का नाम आप सबने सुना होगा। करण जौहर ने वेट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक लूज किया है। तो लूज का एक कंसेप्ट है आजकल ओमैड, वन मील अ डे। उसका जो रीज़न ये नहीं था कि उसको वेट कम करना था, उसका रीज़न ये था कि वो अल्कोहलिक यूज़ करता है और मील अ डे, यानी कि 24 घंटे में एक में, जिसका भी सबर ने भी जिक्र किया। यार इशू ये है कि ये सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ ये है कि हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये ACC हमारी दुनिया है, इसे एटलीस्ट हम चेंज कर सकते हैं। हम अपने ट्रीटमेंट प्लान में जो क्रॉनिक इलनेस के हैं, जिनको 4 डिजीज़ को हमने कवर कर लिया है, अपने प्रैक्टिस में लाइफ स्टाइल को ज़रूर शामिल करें। आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा पेशेंट को कितना मिल रहा है, और प्लस आपका जो मेडिसिन का लोड है वो पेशेंट पे कितना कम हो जाएगा। जब आप मेडिसिन की बात करेंगे, जब आप फिज़िकल एक्टिविटी की बात करेंगे, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद WHO के इंस्ट्रक्टर है जो फिज़िकल एक्टिविटी में आके आप लोगों को ट्रेन करेगा कि क्रॉनिक डिजीज़ में फिज़िकल एक्टिविटी का क्या रोल है। तो प्लीज़ फॉलो ये जो बता रही हैं, और ये अपना इसका सॉफ्टवेयर और हार्ड कॉपी जो है आप लोगों के टेबल पर भी होगा, तो इसको अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें, और हमें एटलीस्ट नज़र आए कि डॉक्टर जो है पेशेंट को डाइट प्लान दे रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वंस अगेन फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट, इस प्रोग्राम को हमारी CME कमेटी ने टीम में शुरू किया था, और आप लोग इसको फॉलो करें। मैं ये देख रहा हूँ मेरे पीछे बैठने का नुकसान ये हुआ कि जितने मेल डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक रोल यूज किया। चलो इट्स ओके।